हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सक्सेस संकल्प क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। इतिहास में कुछ ऐसे कालखंड होते हैं जिनकी पहचान हम वर्तमान तक देखते रहते हैं, या कहिए जिसकी छाप हमें वर्तमान में भी देखने को मिल जाती है। उसी में से एक कालखंड हमारा वैदिक काल है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में भी जब हम अपने परंपराओं, संस्कारों और धर्मों की बात करते हैं तो हमारे सामने वेद एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत होते हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य पहला ऐसा साहित्य था जो भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय धर्म को अपने अंदर समाहित किया हुआ था। आज भी जब लोग उस संस्कारों की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारे वेदों में कहा गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय की जो परंपरा थी वो संहिता के रूप में वेदों में समाहित कर दी गई थी। तो आज से जो हमारी क्लास है वो वैदिक काल, वैदिक संस्कृति से संबंधित है, जिसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या है जो हमें करने हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे वैदिक काल के बारे में कि वैदिक काल क्यों है। क्यों? क्योंकि इसकी जो जानकारी है वो हमें वेदों से मिलती है। इस समय साहित्यिक साक्ष्य बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध थे, जिसमें हमारे चार वेद, आर्यणक, उपनिषद, वेदांग सभी कुछ थे। तो हम वेदों की चर्चा करते हुए वैदिक काल में आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ऋग्वैदिक काल क्या था, उत्तर वैदिक काल क्या है और इसके कालखंड क्या है। फिर हम आर्यों के विस्तार क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि आर्यों का कहाँ कहाँ विस्तार था, मतलब भौगोलिक रूप से यह कहाँ तक विस्तृत थे। उसके बाद वेदों की आर्यणक उपनिषद और वेदांगों की चर्चा की जाएगी, जिसमें हम कुछ क्लासेस में देख लेंगे कि वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें दी गई थी, कौन से खंड में, कौन से भाग में किस विशेष जानकारी की चर्चा की गई थी, देवताओं की चर्चा कितनी बार हुई। ये सब जब हम वैदिक साहित्य को देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। फिर साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, वेदों में हमारे साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं इसकी भी चर्चा हम करेंगे। आर्य शब्द का क्या आशय है, आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद वैदिक काल के जो विधि विधान है उनकी विशेषताओं की चर्चा हम कर लेंगे। फिर उसके बाद वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग इस क्लास में करेंगे। इन सभी टॉपिक को हम क्रमबद्ध चर्चा करते हुए, जैसे पहले हम देखेंगे कि वैदिक वेद क्या थे और वैदिक साहित्य क्या थे। उसके बाद हम उस पर बाकी की जानकारियां, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और उसमें उन व्यवस्थाओं में से कैसे साक्ष्य मिले थे और क्या हमारे वेदों में लिखा गया है, गायत्री मंत्र की चर्चा कहाँ पर की गई, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो आइए आज की चर्चा में हम देखते हैं कि आखिर क्या विभाजन था, क्या टाइम पीरियड था वैदिक काल का, और इन वैदिक काल की क्या विशेषता थी, वेद क्या थे और आर्य का मतलब क्या था। क्योंकि परीक्षाओं में इससे संबंधित जो है वो प्रश्न आते रहते हैं। तो आज एक सामान्य जानकारी हम देखते हैं और फिर हम इस ग्राफ के अनुकूल क्या करेंगे, सभी टॉपिक पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये जो वेद है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के कुछ ऐसे हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये तो बहुत व्यवस्थित एनसीईआरटी से पिक्चर लिया गया है, बट इसे देखा जा सकता है कि जो हमारे वेद थे उसमें कैसे हमारी व्यवस्था चल रही थी। आइए देखते हैं। फिर वैदिक काल का जो समय पीरियड था वैदिक काल का, तो वैदिक काल को हम 1500 से 600 ईसा पूर्व में इतिहास में मान्यता दी गई है। तो वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, किस टाइम पीरियड में? जब हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है, वही लगभग कहते कहा जाता है कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास आते आते क्या हुआ, हमारी जो वो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका अंत होता है। उसके बाद इतिहास में एक समय पीरियड था जो क्या खाली गया, जिसके साक्ष्य हमें इतिहास में अभी उपलब्ध नहीं है। वो क्या था? 1900 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1500 ईसा पूर्व का जो कालखंड था, वो इतिहास में क्या था इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। इसके बाद जो हम इतिहास में प्राचीन भारत में अध्ययन करते हैं वो है वैदिक काल।
वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो वैदिक काल है उसे दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। इसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत था ऋग्वेद। इसीलिए इस पूरे कालखंड को ही ऋग्वेद कहा जाता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व रहा। और ये जो उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व, इसकी जानकारी के स्रोत अन्य जो हमारे तीन वेद थे, कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमारे जो यजुर्वेद थे और सामवेद है और अथर्ववेद है, सामवेद और अथर्ववेद, ये क्या थे? अथर्ववेद। और इसके साथ ही इनके जो ब्राह्मण थे, आरण्यक थे, उपनिषद थे, ये सभी साहित्यिक स्रोत हमें क्या उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के साहित्य अध्ययन के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसीलिए जो ऋग्वैदिक काल है वो ऋग्वैदिक से संबंधित जानकारी पर आधारित होने के कारण इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला। दूसरा हमारा जो भाग होगा वो उत्तर वैदिक काल होगा, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। हम पहले ऋग्वैदिक काल से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, फिर हम उत्तर वैदिक काल से संबंधित तथ्यों को देखने के बाद फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि क्या परिवर्तन और निरंतरता के तथ्य हमें ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा काल विभाजन कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विभाजन किस आधार पर हुआ है। तो ये आधार क्या था? ये साहित्यिक आधार था। जब ऋग्वैदिक काल उपलब्ध है और उससे पूरी सभ्यता की जानकारी मिलती है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तो वो ऋग्वैदिक काल है। और उसके बाद का जो काल है, जब हमें अन्य साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं जिसके आधार पर पूरी सभ्यता का वर्णन किया जाता है, तो उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर वेद क्या थे। वेद, तो वेद का जो अर्थ हमारे वैदिक काल में बताया गया है या वेदों में बताया गया है, वह वैदिक शब्द वेद से बना है। और वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो वैदिक काल में जो वेद शब्द है वो किससे संबंधित है? वो ज्ञान से संबंधित है। जैसा कि हमने बात किया कि भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ वो हम इतिहास में वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका आधार वेद था और यहाँ के जो लोग थे वो आर्य कहे जाते थे। इसीलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। आर्य शब्द किस भाषा का सूचक है? एक बार पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया कि आखिर आर्य शब्द किस भाषा का सूचक है। तो जो आर्य शब्द होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन से संदर्भ रखता है। तो इसका जो आशय है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय अर्थ में संस्कृत में देखें तो आर्य शब्द का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति। तो प्राचीन काल में जो अपने को उत्तम समझते थे या जो लोग उत्तम श्रेणी में रखे जाते थे, उन्हें आर्य की संज्ञा से संबोधित किया जाता था। फिर आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। तो ये जो पूरा कालखंड था वो हमें वेदों से ज्ञात होता है, इसीलिए इसे वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक साहित्य की रचना का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो आर्यों को वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय दिया जाता है। तो वेद क्या थे? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और आर्य का वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने। तो आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। और इन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा क्या हुआ था? वैदिक साहित्य की रचना की गई थी। अब जो हम बार बार इस बात की चर्चा करेंगे कि वैदिक साहित्य, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वैदिक साहित्य में कौन कौन से तथ्य हैं या कौन कौन से साहित्य हैं जिसे हमें वैदिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है और उसे साहित्यिक स्रोत के रूप में एक मानक तथ्य के रूप में भी स्थापित करना होगा। तो आइए देखते हैं जो वैदिक कालीन साहित्य है उसमें सबसे पहले हम चार वेदों को पढ़ेंगे। वो चार वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें हम एक एक वेदों की चर्चा करते हुए उसमें मुख्य बातों की चर्चा करके फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभी पहले पूरा देख ले कि साहित्य में कौन कौन से साहित्य इसमें शामिल है। दूसरा है हमारा प्रस्थान त्रयी।
प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी से प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, तो उसमें दिया था उपनिषद, ब्राह्मण सूत्र और भगवत गीता और वेद। तो उपनि हम प्रस्थान त्रयी में किसे शामिल करते हैं? प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी में शामिल किया जाता है। वेदों को प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। फिर है वेदांत त्रयी। वेदांत त्रयी क्या है कि वेद का त्रयी रूप किसे कहा गया? वेदांत त्रयी कहा गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के सम्मिलित रूप को वेदांत त्रयी कहा गया। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। तो अगर पूछा जाए कि वेद त्रयी कौन है, तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल होंगे, लेकिन अथर्ववेद शामिल नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर प्रस्थान त्रयी की बात की जाए तो उसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को शामिल किया जाता है, लेकिन वेदों को शामिल नहीं किया जाता। अब बात उपनिषद की करें तो हम उपनिषदों की भी चर्चा करेंगे कुछ, जिसमें कुल उपनिषद कितने हैं। तो कुल उपनिषद जो है 108 है। तो एक बार यह भी प्रश्न बना कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कुल उपनिषद 108 थे, 108 जो है उपनिषद थे। वेदांग, तो भारतीय वैदिक साहित्य में 6 वेदांगों की चर्चा की गई है। ये वेदांग क्या थे? वेदांग ग्रंथ सूत्र के रूप में लिखे गए थे। ये जो वेदांग थी, इनकी रचना वेदों को समझने के लिए की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि जो वेद थे वो संस्कृत की क्लिष्ट भाषा में लिखे गए थे, जो सामान्य लोगों के लिए सहज से परे था। इसीलिए अंतिम समय में क्या वेदांग की रचना की गई। ये 6 वेदांग क्या थे? तो 6 वेदांग में पहला शिक्षा था। वेदांग में जो शिक्षा था वो चारों वेदों के उच्चारण विधि को सहज रूप में प्रस्तुत किया गया था, कि जो वेद है उसमें उच्चारण कैसे किए जाए। तो वेदांग में जो शिक्षा था वो वेदों के उच्चारण विधि को प्रस्तुत कर रहा था। जो कल्प था, मतलब 6 वेदांग थे, उसमें शिक्षा हो गया जो उच्चारण को बताएगा। दूसरा था जो कल्प था। कल्प क्या है? कर्म कांडों को बता रहा था कि ये कर्म कांड किससे संबंधित है। ऋग्वेद में जो कहा गया है वो किससे संबंधित है, यजुर्वेद का कर्मकांड ये किस फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो ये जो वेदांग कल्प था उसमें कर्म कांडों की चर्चा की गई थी। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण में जो क्लिष्ट शब्द संस्कृत के वेदों में दिए गए थे उनको सामान्य करके व्याकरण की तरह उनके मीनिंग को, यानी उनके अर्थों को लिखा गया था, जिससे सामान्य जनता उसे समझ सके। उसके बाद था निरुक्ति। निरुक्त में भाषा विज्ञान, यानी जो भाषाएं थी उनके संदर्भ को समझाया गया था। वेदों में जो शब्द दिए गए थे, निरुक्त में उसे सरल रूप में बताया गया कि इसका अर्थ क्या है। उसके बाद छंद। छंद में क्या किया गया? वेदों में जो सूत्र दिए गए थे उन्हें छंद रूप में प्रस्तुत करके समझाया गया। फिर ज्योतिष था। इसमें क्या है? उसमें जो अर्थ दिए गए थे, वेदों की जो लाइनें थी उन्हें प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से जो वेदांग थे, वेदांगों की चर्चा किस लिए की गई थी? तो वेदांगों की चर्चा इसलिए की, रचना इसलिए की गई थी जिससे जो वेद में असमझ तथ्य हैं, जो सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें सामान्य लोगों तक क्या किया जाए? पहुंचाया जाए। इसलिए इस वेदांग या ग्रंथ सूत्र की रचना की गई थी। अब हमने ये देख लिया कि संहिता क्या है। तो संहिता क्या था? वेदों का सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता था। उस समय भी ये लिखित रूप में संहिताएं क्यों कहा गया था? क्योंकि वेदों की रचना जो है उस समय लिखना पढ़ना नहीं होता था, सुन सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पहुंचाई गई थी। इसीलिए वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सुन सुन के उन ज्ञान को संचित किया गया था। उसके बाद चारों वेदों की चर्चा हुई। प्रस्थान त्रयी क्या है? वेदांत त्रयी क्या है? वेद त्रयी क्या है? उपनिषद, वेदांग की हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद हम एक एक वेद की चर्चा करते हुए उसके ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद और उसमें क्या तथ्य दिए गए हैं इसकी चर्चा करते हुए क्रमबद्ध आगे बढ़ेंगे। आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऋग्वेद से शुरू करेंगे और उसके बारे में सभी तथ्यों को ऋग्वेद के साथ ही समाहित कर लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।